आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक है, चर्चा का जो विषय है, वो है राष्ट्रपति की शक्तियाँ, पावर ऑफ प्रेसिडेंट। जितनी भी पावर्स दी गई हैं प्रेसिडेंट को, वो आज हम सब इस वीडियो में कवर करेंगे, डिटेल में कवर करेंगे। और दो चार या एक दो जो केस लॉज हैं, जो भी इम्पोर्टेंट केस लॉज हैं, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर आ जाते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि भारत में जो राष्ट्रपति है, देखिए वो कार्यपालिका का प्रधान है, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव है हमारी, उसका प्रधान किसको बनाया गया है? प्रेसिडेंट को बनाया गया है। इसके बाद वो देश का प्रथम नागरिक भी है। तो अगर हमारे एग्ज़ाम में कहीं पर ये क्वेश्चन आ जाता है कि देश का प्रथम नागरिक कौन है, जो फर्स्ट जो मतलब एक तरीके से नागरिक है पहला, वो हमें पता होना चाहिए, तो वो है प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति का जो पद है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, जो प्रेसिडेंट की जो पोस्ट होती है, इसलिए वो संविधान में उन्हें बहुत सारी पावर्स भी दी गई हैं। क्योंकि देखिए इंडिया में कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? इंडिया में अपनाया गया है पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि राष्ट्रपति जो है वो कार्यकारी प्रधान होता है। मतलब एक तरीके से जो भी काम किए जाते हैं उसका प्रधान कौन होता है? प्रेसिडेंट। लेकिन जो वास्तविक शक्ति होती है वो किसके पास होती है? मंत्रिमंडल के पास होती है, जिसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। लेकिन इतना कुछ होते हुए भी प्रेसिडेंट को बहुत सारी शक्तियाँ, बहुत सारी पावर्स दी गई हैं। प्रेसिडेंट के बारे से संबंधित अगर हम प्रावधान देखें कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दिए गए हैं, तो वो है आपका भाग 5 में आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक, यानी 52 से लेकर 78 तक जो आर्टिकल है वो हमें प्रेसिडेंट के बारे में बताता है। लेकिन आज का जो हमारा विषय है वो प्रेसिडेंट की पावर्स के बारे में है, इसलिए हम सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करेंगे, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं केवल उनके नाम की। मतलब हम सिर्फ यहाँ पे पावर्स के पहले नाम देखेंगे, कौन कौन सी शक्तियाँ, कौन कौन सी पावर्स दी गई हैं, उसके बाद हम इनको डिटेल में एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर। दूसरी है विधायी शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर। तीसरी है सैनिक शक्ति, मिलिट्री पावर। चौथी है कूटनीतिक शक्ति, डिप्लोमेटिक पावर। पांचवी है न्यायिक शक्ति, जुडिशियल पावर। इसके बाद आती है वित्तीय शक्ति, फाइनेंशियल पावर। और फिर आती है आपकी लास्ट में आपातकालीन शक्ति, यानी इमरजेंसी पावर। तो अगर हम देखें तो 7 तरह की जो शक्तियाँ हैं वो प्रेसिडेंट को दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। अब बात कर लेते हैं हम एक एक करके इन सभी शक्तियों के बारे में। सबसे पहले हमने देखा है कार्यपालिका शक्ति, यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर। आर्टिकल 53 में ये कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका की जितनी भी शक्तियाँ होंगी वो सब राष्ट्रपति में निहित हैं। भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका संबंधी कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। अगर आप जितनी भी प्रोसीडिंग्स अगर हम देखें हमारी एग्जीक्यूटिव की, कार्यपालिका की, तो वो सब प्रेसिडेंट के नाम से होती हैं। ठीक। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों के अंदर देश के प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति आती है। जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं उन सब की नियुक्ति होती है प्रेसिडेंट के द्वारा। अब वो कौन कौन है यहाँ पर हम देख लेंगे। सबसे पहला नाम आता है प्रधानमंत्री और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, यानी कि प्रेसिडेंट जो है सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर को की नियुक्ति करते हैं और प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति आती है। इसके बाद सेकंड आता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट्स के न्यायाधीश। तीसरा है राज्यों के राज्यपाल, यानी कि गवर्नर। चौथा है भारत का महान्यायवादी, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो इंडिया का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है और भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार। इसके बाद आता है भारत का नियंत्रक और महालेखा प्रशिक्षक, जिसे हम कैग कहते हैं, और कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के नाम से भी जाना जाता है, जो इंडिया की जितने भी खर्चों की रिपोर्ट वगैरह है उन सब की जांच करता है। इसके बाद आता है लोक सेवा आयोग, यानी जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके सभापति, सदस्यों वगैरह की नियुक्ति, और अल्पसंख्यकों के लिए जो विशेष अधिकारी की नियुक्ति है वो, और अनुसूचित और पिछड़े वर्गों के लिए जो भी आयोग वगैरह बनाए जाते हैं उसमें जो भी अध्यक्ष या मेंबर्स होंगे उनकी नियुक्ति। इसके साथ ही ये तो बात थी नियुक्ति की, लेकिन इसके साथ ही प्रेसिडेंट के पास एक और पावर ये है इनको इनके पद से हटाने की। निर्धारित प्रक्रिया, जो भी प्रोसीजर इनको हटाने के लिए दिया गया है
उसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट इनको इनकी पोस्ट से हटा भी सकते हैं। नियुक्ति की जो शक्ति है वो तो प्रेसिडेंट को दी ही गई है, साथ ही इनको हटाने की जो पावर है वो भी प्रेसिडेंट को दी गई है, लेकिन उसमें एक प्रक्रिया जो अपनाई जाएगी वो एक निर्धारित प्रक्रिया होनी चाहिए, जो मतलब तय की गई है। अब बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड केस लॉ की। पहला केस आता है राम जवाया वर्सेस भारत संघ, 1955 का केस है। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि हमारे संविधान में इंग्लैंड की संसदीय सरकार की प्रणाली को अपनाया गया है। इंग्लैंड में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है वही सिस्टम हमारे यहाँ भी अपनाया गया है। इसका मूल सिद्धांत ये है कि जो प्रेसिडेंट है वो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है, यानी कि सारी पावर होती है प्रेसिडेंट में, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका जो शक्ति होती है वो मंत्रिपरिषद में निहित होती है, जिसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो इस केस में एक तरीके से प्रेसिडेंट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस था उस चीज़ के बारे में कहा गया है। इसके बाद अब दूसरी पावर आती है विधायी शक्ति, यानी लेजिस्लेटिव पावर। संसद का देखिए निर्माण लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति से, इन तीनों से मिलकर होता है। इसीलिए राष्ट्रपति को कई महत्वपूर्ण तरह की लेजिस्लेटिव पावर्स भी दी गई हैं। राष्ट्रपति केंद्रीय विधानमंडल का एक आवश्यक अंग है और उसकी विधायी शक्तियों के अंदर देखिए कौन कौन सी पावर्स आती हैं। सबसे पहले संसद का जो सेशन होता है, जो पार्लियामेंट के जो सेशन चलते हैं उनको आहूत करना, यानी कि उनको बुलाना। उसके बाद लोकसभा का विघटन करना, है ना। लोकसभा अगर बीच में ही विघटित हो जाती है या टाइम पूरा होने के बाद, तो एक तरीके से विघटन का काम की शक्ति किसको दी गई है? प्रेसिडेंट को दी गई है। तीसरा आता है आर्टिकल 111 के अनुसार संसद के द्वारा दोनों सदनों से पारित होने वाले विधेयक पर हस्ताक्षर करना, जिससे कि वो अधिनियम बन सके। ये तो हम जानते हैं कि संसद के दोनों सदनों से जब कोई बिल पास होकर आपका पास हो जाता है तो उसके बाद उसे प्रेसिडेंट की असेंट के लिए भेजा जाता है, उसकी स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। जैसे ही उस पर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होते हैं वो एक एक्ट बन जाता है और तभी वो पारित हो पाता है। इसके बाद कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, उस पर सुझाव के साथ सदन को पुनर्विचार के लिए वापस लौटाना। तो मनी बिल पर अगर ये क्वेश्चन उठता है कि ये धन विधेयक है नहीं, मनी बिल है या नहीं, तो उसको क्या करेगा प्रेसिडेंट? अपने सुझाव के साथ उसे सदन को वापस से रिव्यू करने के लिए लौटा देगा। इसके बाद अगर किसी साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में कोई असहमति होती है, मान लीजिए कोई बिल पेश किया गया, लोकसभा में पारित हो गया बट राज्यसभा उस पर असहमत है, वो उन चीज़ों को नहीं मान रही है, दोनों में कोई असहमति हो गई, तो उस चीज़ पर दोनों सदनों के बीच में उस चीज़ को सुलझाने के लिए आर्टिकल 108 में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो बुलाने की पावर दी गई है वो किसको दी गई है? प्रेसिडेंट को दी गई है। इसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल 304। इसमें कहा गया है कि व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर जो भी रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं उसको लगाने वाला राज्य का कोई भी विधेयक या कोई भी बिल प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना राज्य विधानमंडल में पेश नहीं किया जा सकता। तो ये जो हमारा पावर दी गई है ना 301 से लेके 307 में जो फ्रीडम दिया गया है व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता पर, उस पर अगर कोई भी विधेयक आता है रेस्ट्रिक्शन लगाने का तो पहले प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए, तब राज्य विधानमंडल में वो पेश किया जाएगा। आर्टिकल 80 क्या कहता है कि राष्ट्रपति ऐसे 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नाम निर्देशित कर सकता है, यानी उनको नॉमिनेट कर सकता है, जो साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव रखते हों। तो ये चीज़ है, एक पावर हो गई विधायी शक्तियों में। और सबसे लास्ट में आता है आर्टिकल 123, यानी कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो ऑर्डिनेंस का जो प्रावधान किया गया है वो प्रेसिडेंट की विधायी शक्ति के अंदर आता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये सारी विधायी शक्तियाँ थी जिसको हमने डिटेल में 1 बाय 1 अपना देखा है। इसके बाद अब हम इससे रिलेटेड केस देखेंगे जो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति से संबंधित है और काफ़ी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है। ये केस का नाम है DC वाधवा बनाम बिहार राज्य। इस मामले में बिहार में 1967 से लेकर 1981 के दौरान 256 अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी किए गए
और विधानमंडल के द्वारा उन्हें अनुमोदित किए बिना ही उन अध्यादेशों को बार बार जारी करके 14 साल तक जीवित रखा गया। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजिस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई गई, जिसमें कहा गया कि अध्यादेश का जो प्रयोग है, जो ऑर्डिनेंस का यूज़ है, वो केवल असाधारण परिस्थितियों में ही करना चाहिए, ना कि किसी पॉलिटिकल पर्पस से। तो किसी राजनीतिक उद्देश्य से ऑर्डिनेंस का यूज़ नहीं करना है ना। बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि जब जब संसद के दोनों सदन सेशन में नहीं होते हैं, सत्र में नहीं होते हैं, तो तब उस समय जो है वो प्रेसिडेंट जो है एक ऑर्डिनेंस निकालते हैं। यही पावर स्टेट की राज्यपाल को भी दी गई है। तो राज्य में राज्यपाल ऑर्डिनेंस निकालते हैं, और अगर सेंटर की बात करें तो वहाँ पावर दी गई है प्रेसिडेंट को। तो इस तरह से दोनों को पावर दी गई है। तो यहाँ पे यही बात आ रही है। वैसे जो ये केस है ये राज्यपाल की ऑर्डिनेंस की पावर से रिलेटेड है, लेकिन डीसी वाधवा का जो केस है ये ऑर्डिनेंस में हम दोनों में लिख सकते हैं। प्रेसिडेंट की विधायी पावर में भी हम लिख सकते हैं, और राज्यपाल की जो ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति है। इसके बाद आती है फाइनेंशियल पावर, यानी वित्तीय शक्तियाँ। अब राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ कौन कौन सी हैं वो हम एक एक करके देखेंगे, जिस तरह से हमने विधायी शक्तियों को देखा है। इसमें सबसे पहले वित्तीय शक्तियों में यानी फाइनेंशियल पावर में आती है आर्टिकल 112 के अनुसार बजट को संसद के सामने पेश करना। आर्टिकल 112 के अनुसार हर वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के सामने वार्षिक वित्तीय विवरण को पेश करने का काम किसका है? प्रेसिडेंट का है। ये प्रेसिडेंट को पावर दी गई है उस वित्तीय विवरण यानी बजट को पेश करने की। दूसरी जो फाइनेंशियल पावर है वो है आर्टिकल 115 में, जिसमें कहा गया है कि संसद के दोनों सदनों के सामने अनुपूरक बजट को पेश करने की जो पावर है वो भी किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। अनुपूरक बजट क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। तो देखिए, अनुपूरक बजट एक ऐसा बजट होता है कि जब किसी डिपार्टमेंट यानी किसी विभाग को बजट सेशन में जो भी राशि, जो भी रकम तय की जाती है किसी भी खर्चे के लिए या किसी भी योजना वगैरह के लिए, जब वो रकम कम पड़ जाती है तो ऐसे में सरकार क्या करती है, उस फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने से पहले ही जो बजट लाती है, यानी फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है, जो राशि तय हुई थी उस राशि में जितना पैसा निर्धारित हुआ था वो कम पड़ गया। अब उससे कम पड़े हुए पैसे में जिस पैसे की ज़रूरत होती है उसके लिए जो बजट लाया जाता है वित्त वर्ष ख़त्म होने से पहले, उसे कहते हैं अनुपूरक बजट। इसके बाद अगली जो वित्तीय शक्ति है प्रेसिडेंट की वो है आर्टिकल 113 के अनुसार किसी भी वित्तीय विधेयक को, जो भी वित्त विधेयक है, जो भी फाइनेंशियल बिल है, उसको पेश करने के लिए सिफारिश करना। तो ये जो सारी पावर्स थी ये वित्तीय पावर यानी जो वित्तीय शक्तियां हैं प्रेसिडेंट की उसके अंदर आती हैं। ऊपर विधायी शक्तियां थी, यहाँ पे वित्तीय शक्तियां हैं। इसके बाद जो अगली पावर आती है प्रेसिडेंट की वो है सैनिक शक्ति यानी मिलिट्री पावर। देखिए, प्रेसिडेंट चूँकि देश के प्रतिरक्षा बलों यानी कि जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं उसका सर्वोच्च सेनापति होता है, इसलिए इस शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति को निम्नलिखित शक्तियाँ दी गई हैं। कौन कौन सी पावर्स दी गई हैं? पहली, युद्ध की घोषणा करना, और दूसरी, शांति स्थापित करना। लेकिन इस पावर का यूज़ जो संसद है वो विधि के द्वारा विनियमित करेगी। संसद को यहाँ पे पावर दी गई है कि वो विधि द्वारा इसे विनियमित करे, और इस तरह से प्रेसिडेंट की जो मिलिट्री पावर्स हैं उसकी वो कार्यपालिका शक्ति के अधीन है, जिनका प्रयोग वो मंत्री परिषद की सलाह से करता है। तो ये हो गई मिलिट्री पावर। इसके बाद आती है जुडिशियल पावर यानी न्यायिक शक्ति। आर्टिकल 72 के अंतर्गत ये कहा गया है कि राष्ट्रपति को जो मृत्यु दंड प्राप्त कैदी है उसके दंड को क्षमा करने का और अपराधी के दंड को कम करने की पावर दी गई है। अब हम इससे रिलेटेड एक केस लॉ देखेंगे। केस नाम है इप्रू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि आर्टिकल 72 में जो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है, ये क्षमादान है, क्षमादान की जो शक्ति दी गई है वो आत्यांतिक नहीं है, यानी वो एब्सोल्यूट नहीं है। उसका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, मतलब कोर्ट इस बात की जांच कर सकता है कि किस बेसिस पर प्रेसिडेंट ने किसी व्यक्ति को क्षमादान किया है ना, किस आधार पर उसके दंड को क्षमा किया है, उसको माफ़ किया है। तो ये इस चीज़ का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ये इस केस में कहा गया। इसके बाद जो नेक्स्ट पावर है वो है आपातकालीन शक्तियाँ यानी कि इमरजेंसी पावर्स। भारतीय संविधान में देखिए 352 से 360 तक 3 तरह के आपातकाल का वर्णन किया गया है।
जिसमें कौन कौन सा आता है, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल दिया गया है आपका आर्टिकल 352 में, राज्य आपातकाल 356 में और वित्तीय आपातकाल 360 में। तो इस तरह से 3 तरह की इमरजेंसी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये जो तीनों प्रकार का आपातकाल लगते हैं, इनमें घोषणा करने का कार्य किसका है, प्रेसिडेंट का है। तीनों अलग अलग आधारों पर होती है। जैसे नेशनल इमरजेंसी की अगर मैं बात करूं तो वो युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने पर होती है। अगर राज्य आपातकाल, जिसे हम राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, इसकी घोषणा तब होती है जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, यानी किसी स्टेट का जो शासन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है ना, वहाँ पे संवैधानिक तंत्र ही विफल हो गया। और तीसरा जो है आपका वित्तीय आपातकाल, इसकी घोषणा तब होती है जब इंडिया या उसके किसी भाग में वित्तीय साख संकट में होती है, यानी कि बहुत बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाती है। तो जब बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाती है, वित्तीय साख संकट में आ जाती है, तो उस समय हो लगती है आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इस तरह से तीनों अलग अलग आधारों पर लगती हैं, लेकिन घोषणा करने का अधिकार किसको दिया हुआ है, प्रेसिडेंट को दिया गया है। इसलिए ये वाली पावर्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट पावर्स मानी जाती हैं प्रेसिडेंट की। तो ये था प्रेसिडेंट की पावर्स पर आज का हमारा वीडियो, और मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि मैं उन सभी पावर्स को डिटेल में डिस्कस करूँ जो भी प्रेसिडेंट को हमारे संविधान में दी गई हैं। सारी जितनी भी पावर्स हैं मैंने 1 बाय 1 आपके साथ डिस्कस की है। साथ ही इससे रिलेटेड जो भी मुझे इम्पोर्टेंट केस लॉ लगे मैंने वो भी यहाँ पर ऐड किए हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।